गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धूड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज सर 5 श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम बीए फाइनल ईयर हिस्ट्री फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है भारत विभाजन के कारण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि 18 जुलाई 1947 को पारित हुए स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार भारत का विभाजन हो गया था। यह विभाजन भारतीय इतिहास की एक दुखद घटना मानी जाती है। भारत का विभाजन होना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ अत्याचारपूर्ण नीति का व्यवहार किया था। एक सीमा तक अत्याचार सहन करने के पश्चात भारतीय आंदोलन उठ खड़े हुए थे, जिनमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास लोगों में हुआ था। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने इस स्थिति से निपटने के लिए भारत में सदियों से एक साथ रहते आ रहे हिंदू और मुसलमानों में सांप्रदायिकता का उन्माद या बीज बो दिया था। अंग्रेजों ने अपनी स्वार्थपूर्ण नीति के चलते फूट डालो और शासन करो की नीति का अनुसरण करते हुए हिंदुओं और मुसलमानों में सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ा दिया था। सांप्रदायिकता के बढ़ते उन्माद के कारण ही हिंदू और मुसलमानों के बीच वैमनस्यता की भावना उत्पन्न हुई थी। अतः भारत दो भागों में पाकिस्तान व भारत में विभाजित हो गया था। 1946 में भी इस बात की आशा की जाती थी कि भारत की एकता और अखंडता की रक्षा की जा सकेगी। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि चाहे सारे भारत में आग क्यों न लग जाए, फिर भी पाकिस्तान नहीं बनेगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में यह व्यक्त किया था कि भारत का विभाजन कभी भी अवश्यंभावी नहीं था और नेहरू और पटेल जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने अपनी इच्छा से ही भारत के विभाजन के मार्ग को अपनाया था। इसके विपरीत दूसरे व्यक्तियों का ये कहना है कि जुलाई 1946 व मार्च 1947 के बीच जो विविध घटनाएं घटित हुई थी, उनके परिणाम स्वरूप ही भारत का विभाजन अवश्यंभावी हो गया था। परिणाम स्वरूप भारतीय समस्या के हल का कोई अन्य दूसरा विकल्प नहीं रह गया था। अतः भारत दो भागों में विभाजित हो गया था। श्री इंदु विद्या वाचस्पति का कहना था कि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि उस समय अनिवार्य समझकर कांग्रेसी नेताओं ने विभाजन के साथ साथ स्वाधीनता को भी स्वीकार कर लिया था। यदि कांग्रेस इसकी स्वीकृति न देती तो इसका परिणाम क्या होता? इस प्रश्न का उत्तर इतिहास की सीमा से बाहर है। अतः स्पष्ट है कि 1946 और 47 के बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी जिनके सामूहिक परिणाम से भारत का विभाजन
अवश्यंभावी हो गया था और कांग्रेस ने इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी थी। तो आइए अब हम देखते हैं कांग्रेस द्वारा भारत विभाजन स्वीकार करने के पीछे क्या कारण थे। तो आइए हम देखते हैं भारत विभाजन के प्रमुख कारण। भारत विभाजन के प्रमुख कारण नंबर। प्रारंभ में कांग्रेस भारत विभाजन का विरोध करती रही थी। गांधी जी ने भारत विभाजन का विरोध करते हुए यहाँ तक कहा था कि पाकिस्तान अगर बना तो वह मेरी लाश पर ही बनेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी भारत विभाजन को सहमति प्रदान नहीं की थी, परंतु फिर भी निम्नलिखित कारणों से प्रेरित होकर ही कांग्रेस ने भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया था। जिनमें सबसे प्रमुख कारण जो था वह है सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगे भारत विभाजन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी माने जाते हैं। 1946-47 के सांप्रदायिक दंगे पाकिस्तान निर्माण के लिए उत्तरदायी ठहराए जाते हैं। जब संवैधानिक साधनों से मुस्लिम लीग को सफलता प्राप्त नहीं हुई तो मुस्लिम लीग ने मुसलमानों को सांप्रदायिक द्रव्यों के लिए उत्तेजित कर दिया था। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के अवसर पर कलकत्ता में हिंसात्मक दंगे शुरू हो गए थे। वीपी मेनन का कहना है कि कलकत्ता में उस दिन भारी लूटमार हुई, आगजनी घटनाएं घटित हुई, हिंदुओं की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। लगभग 5000 व्यक्ति इन दंगों में मारे गए थे, 15,000 व्यक्ति घायल हुए और 1 लाख व्यक्ति बेघर हो गए थे। जबकि मौलाना आजाद का कहना है कि 16 अगस्त का दिन भारत के इतिहास में काले अक्षरों में लिखे जाने वाला दिन है, क्योंकि इस दिन हिंसा के कारण नगर में आतंक फैल गया था, हत्याएं बढ़ गई थी, देश खून के सागर में डूब रहा था, सैकड़ों लोग मारे जा रहे थे, हजारों व्यक्ति घायल हुए थे, करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हुई थी। नगर में उस समय गुंडों का ही राज था। इसलिए मुस्लिम दंगे बंद करवाने और देश में बढ़ती हुई अराजकता को रोकने के लिए ही पाकिस्तान के अतिरिक्त अन्य कोई और विकल्प कांग्रेस के पास नहीं रह गया था। अतः 1946-47 के सांप्रदायिक दंगे भारत विभाजन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी ठहराए जाते हैं। नेक्स्ट है जिन्ना की हठधर्मिता। जिन्ना की हठधर्मिता भारत के राष्ट्रवादी नेताओं का विचार था कि हमारा संघर्ष मुख्य रूप से अंग्रेजों के साथ है, न कि जिन्ना के साथ। इसलिए कांग्रेस ने हमेशा जिन्ना के साथ तुष्टीकरण की ही नीति अपनाई थी। परिणाम स्वरूप जिन्ना ने अपने आप को
मुसलमानों का प्रतिनिधि मान लिया और मुसलमानों के लिए एक राष्ट्र की जिद करना शुरू कर दिया था। उसने कहा था कि भारत में दो राष्ट्र हैं, दोनों को ही अपने मातृभूमि के अंतर्गत शासन में सामान्य भाग मिलना चाहिए। जिन्ना ने हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म को पृथक और स्पष्ट सामाजिक व्यवस्थाओं के रूप में प्रचारित किया था। परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन हुआ था। तो इस प्रकार जिन्ना की हठधर्मिता भी भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी ठहराई जाती है। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार की असफलता। अंतरिम सरकार की असफलता। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत अक्टूबर 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी, जिसमें मुस्लिम लीग के 5 प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया गया था। अंतरिम सरकार में लियाकत अली वित्त मंत्री थे। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कांग्रेस के साथ सहयोग करने के लिए नहीं, बल्कि पग पग पर बाधाएं डालने हेतु शामिल हुई थी। परिणाम स्वरूप अब मंत्रिमंडल में रोज झगड़े होने लगे और सरकार का जो कार्य था सुचारू रूप से चलना बंद हो गया था। अतः कांग्रेसी नेताओं ने यह समझ चुके थे अब यह समझ चुके थे कि मुस्लिम लीग के साथ मिलकर शासन का संचालन सफलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। इसलिए सरदार पटेल ने भारत विभाजन का समर्थन करते हुए कहा था कि यदि शरीर का एक भाग खराब हो जाए तो उसे शीघ्र हटा देना ही ठीक रहेगा, ताकि सारे शरीर में जहर न फैले। तो इस प्रकार मुस्लिम लीग से छुटकारा पाने के लिए मैं भारत का कुछ भाग देने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार अंतरिम सरकार की असफलता भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी ठहराई जाती है। नेक्स्ट है सत्ता के प्रति आकर्षण का भाव। सत्ता के प्रति आकर्षण का भाव। सत्ता के प्रति आकर्षण का भाव। कांग्रेसी नेता सत्ता प्राप्ति के लिए काफी उतावले थे, इसलिए भी उन्होंने देश का विभाजन स्वीकार करने का निश्चय कर लिया था। नेक्स्ट है दबाव द्वारा एकता अवांछनीय है। दबाव द्वारा एकता अवांछनीय है। दबाव द्वारा एकता अवांछनीय है। दबाव द्वारा एकता अवांछनीय। कांग्रेसी नेताओं को यह विश्वास हो गया था कि भारत के अधिकांश मुसलमान पाकिस्तान निर्माण के पक्ष में हैं, अतः बाध्यकारी एकता देश हित में नहीं होगी। दबाव के आधार पर गठित संघ न तो स्थायी होगा और न ही लोकतंत्र के सिद्धांतों के यह अनुकूल है। अतः पंडित नेहरू ने इस संबंध में अपने साथियों से कहा कि यदि उन्हें भारत में रहने के लिए बाध्य किया गया तो प्रगति और नियोजन नितांत असंभव हो जाएंगे। अतः देश की प्रगति के लिए भारत विभाजन को स्वीकार करना ही होगा।
अतः दबाव द्वारा एकता अवांछनीय है और हम मुसलमानों को भारत में रहने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। अतः भारत विभाजन की रूपरेखा को कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव। लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव। लॉर्ड माउंटबेटन का प्रभाव भी भारत विभाजन के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन का व्यक्तिगत प्रभाव कांग्रेस द्वारा विभाजन स्वीकार करने के लिए उत्तरदायी था। माउंटबेटन ने अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए समझाया कि संयुक्त भारत में मुस्लिम लीग कभी भी शांति और व्यवस्था से नहीं रहने देगी। शांति और व्यवस्था के अभाव में देश सदैव ही निर्बल रहेगा और जब कोई संप्रदाय भारत में रहना ही नहीं चाहता तो हम इसके लिए उसे विवश कैसे कर सकते हैं। माउंटबेटन के अकट्टक्य तर्कों का प्रभाव नेहरू और सरदार पटेल पर भी पड़ा। अतः पंडित नेहरू ने कहा था कि यदि हमें आज़ादी मिल भी जाती तो भारत निसंदेह निर्बल कमजोर ही रहता, जिसमें दूसरी इकाइयों के पास बहुत अधिक शक्तियाँ रहती और संयुक्त भारत में सदैव झगड़े होते रहते, जैसा कि लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। इसलिए हमने देश का बंटवारा करना स्वीकार कर लिया है ताकि भारत को शक्तिशाली बनाया जा सके। दूसरे अर्थात मुस्लिम लीग हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते तो हम उन्हें अपने साथ रहने के लिए मजबूर कैसे कर सकते हैं। अतः कांग्रेसी नेताओं के पास बंटवारे के अलावा कोई और अन्य विकल्प रह नहीं गया था। अतः लॉर्ड माउंटबेटन का व्यक्तिगत प्रभाव के परिणाम स्वरूप नेहरू और सरदार पटेल जी ने भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया था, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने अपने अकट्टक्य तर्कों से इन्हें प्रभावित कर लिया और मुसलमानों को अपना अलग देश देने के लिए तैयार कर लिया था। इसके अलावा अन्य कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण भारत विभाजन की रूपरेखा तैयार हुई, जिनमें है ब्रिटिश सरकार की फूट-डालो शासन करो की नीति, ब्रिटिश सरकार की फूट-डालो शासन करो की नीति, ब्रिटिश सरकार की फूट-डालो शासन करो की नीति। तो इस प्रकार ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपने साम्राज्य को बनाए रखने के लिए ही हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने का निश्चय किया और हिंदू और मुसलमानों को सांप्रदायिकता के प्रश्न को लेकर आपस में उलझा दिया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस को भारत का विभाजन स्वीकार करना पड़ा था, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि दोनों शक्तियां अगर एक साथ रहेंगी तो उनका भारत में टिके रहना मुश्किल होगा। अतः अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों में धर्म के नाम पर झगड़े करवा दिए ताकि भारत का विभाजन किया जा सके। नेक्स्ट है हिंदुओं का मुसलमानों के प्रति अपमानजनक रवैया। हिंदुओं का मुसलमानों के प्रति अपमानजनक रवैया।
हिंदुओं का मुसलमानों के प्रति अपमानजनक रवैया, हिंदुओं की छुआछूत की नीति से मुसलमान असंतुष्ट थे। वे अब अनुभव करने लगे कि हिंदू मुसलमानों को अपने से छोटा समझते हैं और उनसे घृणा करते हैं। परिणाम स्वरूप मुसलमानों में हिंदुओं के प्रति कटुता, घृणा की भावना उत्पन्न हुई थी और दोनों में शत्रुता बढ़ गई। इसका परिणाम भारत विभाजन निकला। नेक्स्ट है कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी ठहराई जाती है। तो 1916 के लखनऊ समझौते के अनुसार कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार करके भारी भूल की थी, जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान निर्माण के रूप में इसकी कीमत चुकानी पड़ी थी। अतः कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी ठहराई जाती है। न केवल ब्रिटिश बल्कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति भी भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी बनी। कांग्रेस ने अनेक भूलें की थी। लखनऊ पैक्ट 1932 के सांप्रदायिक निर्णय के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग की मांगें लगातार बढ़ती जा रही थी। कांग्रेस की यह तुष्टीकरण की नीति घातक सिद्ध हुई, जिसके कारण भारत विभाजन को स्वीकार करना पड़ा था। नेक्स्ट है अंग्रेजों के षड्यंत्र। अंग्रेजों का प्रोत्साहन पाकर मुस्लिम लीग के समर्थक कानूनी रूप से अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद एकत्रित करने लगे थे। अंग्रेजों के प्रोत्साहन से ही मुस्लिम लीग ने देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे शुरू किए थे। परिणाम स्वरूप कांग्रेस को देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ा था। इसके अलावा गृह युद्ध की संभावना भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। गृह युद्ध की संभावना। तो एटली की सत्ता हस्तांतरण की घोषणा के पश्चात हिंदू और मुसलमान दोनों ही यह सोच रहे थे कि अगर दोनों के मध्य कोई समझौता नहीं हुआ तो सत्ता का हस्तांतरण के समय गृह युद्ध छिड़ जाएगा और वह स्थिति बद से भी बदतर होगी। अतः हिंदू और मुसलमान दोनों ही विभाजन की मांग को इन्होंने स्वीकार कर लिया था। अतः गृह युद्ध की संभावना को देखते हुए कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन को स्वीकृति प्रदान कर दी थी। तो इस प्रकार उपयुक्त कारणों के परिणाम स्वरूप भारत का विभाजन अवश्यंभावी हो गया था। वस्तुतः देश का जो विभाजन था मुस्लिम लीग का एक षड्यंत्र ही माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप देश में जनहत्याएं हुई, अपार संपत्ति का
विनाश हुआ, निर्दोष लोग मारे गए। जिन्ना भारत में खून की होली खेलकर भी कटा पिटा दीमक लगा, पाकिस्तान ही ले पाया। जिस पाकिस्तान निर्माण की कल्पना 1930 में मोहम्मद इकबाल ने की थी तथा मुस्लिम लीग ने राष्ट्रीयता के सिद्धांतों को तिलांजलि देकर उसे प्राप्त करने का प्रयत्न किया, वह पाकिस्तान एक स्वप्न ही रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी पाकिस्तान में जो घटनाएं घटित हुई और भारत में जो उसकी प्रतिक्रिया हुई थी, उससे इतिहास आज भी कलंकित है। अतः उपयुक्त कारणों से प्रेरित होकर ही कांग्रेसी नेताओं ने भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें।